नमस्कार दोस्तों, लहसुन फसल अब अधिकतर जगह पर 60 दिन से लेकर 100 दिन के बीच में पहुंच चुकी है और सभी खेतों में इस टाइम के ऊपर 3-4 कुछ कॉमन प्रॉब्लम दिखाई दे रही है। 3-4 बीमारियां दिखाई दे रही है, जिनमें पहले नंबर के ऊपर है भैया पीलापन, दूसरे नंबर पर है थ्रिप्स वाली प्रॉब्लम, चौथे नंबर पर है जलेबी रोग। अगर ये 3 समस्या आपके खेतों में है तो भैया साइज छोटा बन रहा है। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं इन चारों समस्याओं का समाधान बताऊंगा। तो नमस्कार, मैं इंद्रपाल यादव, आप देख रहे हैं देश का सबसे विश्वसनीय फार्मिंग यूट्यूब चैनल देश की जान हमारे किसान। अगर अभी तक ये चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर लो, साथ ही वीडियो को लाइक और दूसरे किसान भाइयों तक शेयर करना भाई बिल्कुल मत भूलिएगा। भाई देखो, ये तीनों चारों जो समस्या है ना, वो एक दूसरे के पूरक है, कहीं ना कहीं एक दूसरे से जुड़ी हुई है। जब तक आप इन समस्याओं को अच्छे से पहचानोगे नहीं, तब तक आप इनका सॉल्यूशन भी अच्छे से नहीं कर पाओगे। तो पहले बात करते हैं भैया पीलापन। आखिर पीलापन इस टाइम के ऊपर क्यों आ रहा है? तो पीलापन के पीछे 3-4 कारण होते हैं। सबसे पहला और मेन कारण होता है आपके खेत के अंदर पोषक तत्वों की कमी होना। अगर आपने अपने खेत में पहली सिंचाई, दूसरी सिंचाई पे या फिर 30 दिन, 40-45 दिन के ऊपर पोषक तत्वों की पूर्ति नहीं की, चाहे वो माइक्रो न्यूट्रिएंट हो या फिर आपके प्राइमरी न्यूट्रिएंट हो, जैसे कि भैया नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटास होते हैं प्राइमरी न्यूट्रिएंट, तो 3 अगर उनकी कहीं कमी आ रही है आपके खेत के अंदर तो पीलापन आएगा। दूसरा, आपके खेतों का अंदर ये तो आपने पहले से डाल चुके हो, आप यूरिया, डीएपी, पोटास जैसे खाद तो दे चुके हो, या फिर एनपीके 12-32-16 वगैरह ये दे चुके हो आप, कोई भी ग्रेड, और आपने अपने खेतों के अंदर भाई माइक्रो न्यूट्रिएंट नहीं डाले, सूक्ष्म पोषक तत्व जिनकी बहुत थोड़ी आवश्यकता होती है, लेकिन उनको हम टाइम के ऊपर अपने खेतों में नहीं दे पाए हैं। तो भी कहीं ना कहीं चाहे आप प्राइमरी न्यूट्रिएंट कितने डाल लेना आप, तो भी आपके खेत के अंदर पीलापन आएगा। दूसरा कारण होता भैया मौसम में उसके अंदर ओस आ रही हो, लगातार धुंध आ रही हो, उस टाइम के ऊपर भी हम बिना मतलब के यूं ही सिंचाई करते रहें लगातार, बस दिमाग में ये की बात चल रही हो कि यार हमें तो सिंचाई करनी 5वें दिन 7वें दिन, ये नहीं देख रहे होते कि हमारे खेत की मिट्टी है वो इस टाइम के ऊपर मौसम के हिसाब से कितनी सूखी है, उसके अंदर दरारें पड़ी है नहीं पड़ी है, बिना मतलब के पानी दे देना, तो ज़्यादा नमी की वजह से पीलापन होता है। तीसरा पीलापन आता है अक्सर हमारे खेतों के अंदर लगातार, जिन खेतों में हम क्रॉप रोटेशन नहीं अपनाते हैं ना, उन खेतों की बता रहा हूँ, उनके अंदर जड़ों के अंदर नेमाटोड पाया जाता है भाई। विशेषकर ऐसे खेत जिनके अंदर लगातार हम लहसुन पे लहसुन बोते जा रहे हैं, उन खेतों में तो 100% आपके खेत में देखना, आप उखाड़ के वो आपकी खुली आंखों से दिखाई देगा नहीं, नेमाटोड होगा उन खेतों के अंदर, या फिर दूसरे कुछ फंगस जनित बीमारियां भी आपको उन खेतों के अंदर मिलेगी जिन खेतों के अंदर लगातार नमी बनी रहती। इससे अगला पीलापन आने का कारण होता है भैया रस चूसक कीटों का प्रकोप। जैसे मौसम खराब होता है ना, ऊपर बादल आ जाओ, बादल आते ही के साथ में आपके खेत में बगैर कोई सोचे समझे आप जाके देखना, लहसुन के दोनों ऊपर की पत्तियों को उखाड़ के देखना, उनके अंदर रस चूसक कीट, विशेषकर इस टाइम के ऊपर थ्रिप्स है ना, वो जन्म ले लेगी और बहुत तेजी स्प्रेड होगी, बहुत तेजी से बढ़ेगी। हाँ, इससे अगला है भैया, जैसे हमारे खेतों के अंदर लगातार नमी है और लगातार ऊपर से ओस आ रही है, धुंध आ रही है, तो कहीं ना कहीं हमारे खेत में या हमारी फसल के पत्तियों के अंदर लगातार जो पानी भरा रहता है ना, उसकी वजह से फंगस जनित बीमारियां उन पत्तियों के अंदर लग जाती है। वो जमीन के अंदर पड़े हुए जो फंगस के स्पोर्स होते हैं ना, वो एक्टिव हो जाते हैं और देखते ही देखते शुरुआत में तो आपको पता नहीं चलेगा, 2-4 दिन तो आपको ऐसा लगेगा यार लगातार नमी है और ओस पूरे दिन हमारे खेत में भरी पड़ी हुई है, कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी हमारी फसल है जो एकदम हरी भरी है, और फिर हम पानी यूं ही पिलाते रहते हैं। देखते ही देखते 7वें दिन से या 8वें दिन से आपकी फसल के अंदर पीलापन स्टार्ट हो जाता है और वो बहुत तेज़ी से बढ़ता है। अगर टाइम के ऊपर आपने उस टाइम के ऊपर अच्छे स्टैंडर्ड क्वालिटी के फंजीसाइड यूज़ नहीं किए, जो अभी आगे चलकर मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ, तो इतनी तेज़ी से वो स्प्रेड होगा कि देखते देखते पूरे खेत के अंदर झुलसा आ जाएगा, साइज बैठेगा नहीं। तो ये कारण होते हैं कुछ पीलापन और झुलसा वगैरह। अब इनका मैं समाधान बताता हूँ भैया। समाधान क्या है? तो देखो भैया, अगर आपके खेतों के अंदर आपने पहले से कोई माइक्रोन्यूट्रिएंट की कमी छोड़ रखी, कोई पोषक तत्व की कमी छोड़ रखी, या फिर आपने तो 30वें दिन दिया था पहले सिंचाई के टाइम पे, उसके बाद आपने ये कुछ नहीं दिया और फसल में आपके पीलापन है और मौसम भी ठीक ठाक चल रहा है, तो अभी इस टाइम के ऊपर आपको बगैर कोई सोचे समझे, जब आपकी फसल लगभग 60 से 70 दिन की अवस्था के अंदर हो या 75-80 दिन की व्यवस्था के अंदर हो ना, इसके अंदर अमोनियम सल्फेट, अगर आप पहले से नाइट्रोजन की पूर्ति नहीं कर पाए हो, थोड़ी पूर्ति कमी रह रही है, नाइट्रोजन ज़्यादा लहसुन फसल के अंदर आवश्यकता नहीं होती, बाकी नाइट्रोजन यूरिया के अंदर ज़्यादा मिलता है, अमोनियम सल्फेट के अंदर नाइट्रोजन उसकी तुलना में, यूरिया की तुलना में आधे से भी कम होता है, 21% के लगभग होता है। आपको अमोनियम सल्फेट ले लेना लगभग 20 से 25 किलो। इसके अंदर आपको 5 किलो पर एकड़ के हिसाब से जिंक सल्फेट ले लेना है 21% वाला। इसी में आपको लगभग 5 से 7 किलो पर एकड़ के हिसाब से मैग्नीशियम सल्फेट और 5 से 7 किलो फेरस सल्फेट ले लेना है। अगर आपके खेतों के अंदर लगातार नमी रहती है, आपको ऐसा लग रहा है कि यार हमारे खेतों में या हमारी फसल के अंदर जड़गांठ है, उसके अंदर नेमाटोड है, तो उसकी रोकथाम के लिए आपको 2.5 से 3 किलो कार्टाप हाइड्रोक्लोराइड जो दानेदार इंसेक्टिसाइड आता है ना, वो भी ले लेना है। और साथ ही इसके अंदर अगर मौसम खराब चल रहा है
और नीचे आपको ऐसा लग रहा है कि ज़मीन में लगातार नमी है, उसकी वजह से हमारे खेतों में कहीं फंगस एक्टिव ना हो रही हो इस टाइम के ऊपर, और ज़रूर हो जाती इस टाइम के ऊपर। इसी में आपको पीआई कंपनी का जो कीटाजिन आता है ना, लगभग आधा लीटर पर एकड़ के हिसाब से इन्हीं खादों में मिला के पूरे खेत में छिटक देना। ऊपर से आपको जब आपका खेत सूख चुका हो तभी खाद डालना है। ऐसा नहीं कि आप तो आज वीडियो देखी, कल ही आप लेके चले गए खाद कूद को मिलाकर खेत में, हमने परसों ही पानी दिया हो, पीछे जो गया हुआ परसों, और हम दोबारा से पानी पिला रहे हैं, तो ये खाद वाद कुछ काम नहीं करेंगे और ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। तो खेत को सूखने दो पहले, खेत के अंदर तैड़े पड़ते हैं ना, जो दरारें पड़ती है, वो दरारों को पड़ने दीजिए और फिर आप इन खादों को मिला के डालिए और ऊपर से हल्की सिंचाई कीजिए। अगर आप स्प्रिंकलर चला रहे हो तो भी हल्की सिंचाई करनी है, फ्लड इरीगेशन कर रहे हो तो भी हल्की सिंचाई करनी है, ये सिंचाई कर दीजिए। ऊपर से फिर बात आती है इसके अंदर भाई थ्रिप्स और फंगस जनित बीमारी को रोकथाम के लिए। अब थ्रिप्स की रोकथाम के लिए मैं आपको कॉम्बिनेशन बताता हूं। उसके अंदर थ्रिप्स में सबसे बढ़िया जो रिजल्ट आपको इस टाइम के ऊपर मिलेगा, वो आपको 3-4 टेक्निकल बता रहा हूं, इनमें से कोई भी आप ले लेना। एक तो पहले नंबर के ऊपर है भैया, इस टाइम के ऊपर आप लीजिए परफोनोफॉस साइपरमेथ्रिन, जो पोल्ट्रीन के नाम से आती है ना, उसके साथ आपको एसीफेट वाला कॉम्बिनेशन लेना है। एसीफेट, एक तो खाली एसीफेट आता है, एक आता है एसीफेट इमिडाक्लोरोपिड जो लायंसर गोल्ड आता है। इन दोनों में से कोई भी आप ले सकते हो। या फिर दूसरे नंबर के ऊपर आता है आप डेल्टा मैथ्रिन, जो डेसिस के नाम से आती है ना, डेल्टा मैथ्रिन के साथ भी आप एसीफेट या फिर एसीफेट इमिडाक्लोरोपिड का कॉम्बिनेशन ले सकते हो। बहुत अच्छा रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा इस टाइम पर, ठंडी के समय में। तीसरा है भाई, इस टाइम के ऊपर आप इमिडाक्लोरोपिड 40% और 40% फिप्रोनिल वाला जो कॉम्बिनेशन आता है, अलग अलग कंपनियों को अलग अलग नामों से आते हैं, जैसे घाटा केमिकल का आता है भैया, बायर का आता है, और भी कंपनियों का आते हैं, ये आप ले सकते हो। इनमें से आप कोई भी 2 कॉम्बिनेशन, इनमें से मैंने 3 कॉम्बिनेशन बताए ना आप लोगों को, परफोनोफॉस साइपरमेथ्रिन के साथ एसीफेट इमिडाक्लोरोपिड का कॉम्बिनेशन, या फिर आपका फिप्रोनिल और इमिडाक्लोरोपिड का कॉम्बिनेशन, या फिर इनके साथ आप जंप भी ले सकते हो 80% जिसके अंदर फिप्रोनिल आता है ना अलग से, आप वो भी ले सकते हो। ये तो इंसेक्टिसाइड, इनमें से आप कोई भी 2 ले लेना। इससे अलावा फिर बात आती है भैया अच्छी क्वालिटी के इस टाइम के ऊपर हमें फंगिसाइड कौन से चाहिए। तो फंगिसाइड के अंदर आपको इस टाइम के ऊपर जो सबसे अच्छा रिजल्ट आपको दे के जाएगा, चाहे आपके खेत के अंदर जलेबी रोग लग रहा हो, चाहे आपके खेत के अंदर फंगस जनित कोई बीमारी लग रही हो, विशेषकर इस टाइम के ऊपर जो फंगस जनित बीमारी लगती है उसके अंदर 2 होते हैं, एक तो अल्टरनेरिया फंगस और दूसरा होता है भाई इस टाइम को पर्पल ब्लोच। पर्पल ब्लोच के अंदर आपको मैं पहचानने का तरीका बता रहा हूँ। शुरुआती चरण में आपके लहसुन फसल के ऊपर धब्बे बनते स्टार्ट दिखाई देंगे, छोटे छोटे धब्बे। फिर वो धब्बे हैं ना, वो थोड़ा सा फैलते चले जाएंगे, पर्पल कलर के, वो फैलते चले जाएंगे और फैलते फैलते वो सफ़ेद हो जाएंगे और पूरी पत्ती है ना आपकी धीरे धीरे वो सूख जाएगी और पूरी तरह से आपकी फसल है ना उसके अंदर झुलसा दिखाई दे देता है। पूरी तरह से आप देखोगे पूरा खेत आपको ऊपर से झुलसा हुआ दिखाई देता है। तो उनकी रोकथाम के लिए इस टाइम के ऊपर आपको मैं कुछ ऐसे बढ़िया क्वालिटी के फंजीसाइड कॉम्बिनेशन बता रहा हूं, इनमें से आप कोई भी ले लेना भैया। तो सबसे पहले आपको इस टाइम के ऊपर चाहे कोई भी सिस्टेमिक फंजीसाइड जो अभी मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं, उनके अंदर आपको कॉन्टैक्ट फंजीसाइड जरूर मिलाना। कॉन्टैक्ट फंजीसाइड के अंदर एक तो मैनकोजेब आता है जो M45 के नाम से आता है, दूसरा भैया प्रोपिनेब आता है जो एंट्राकोल के नाम से आता है। दोनों के ऊपर मैं विश्वास करता हूँ, लहसुन और प्याज के अंदर जबरदस्त इनके रिजल्ट देखने को मिलते हैं। इनको जरूर आपको यूज करना है। लगभग अगर डोज बताऊं तो 1 एकड़ जमीन के अंदर 300 ग्राम से लेकर 500 ग्राम, दोनों में से कोई एक। इनमें आपको जब सिस्टेमिक की बात आती है तो सिस्टेमिक के अंदर आप ले सकते हो, या तो आप इनके साथ लीजिए एजोक्स्ट्रोबिन के साथ टेबुकोनाजोल वाला जो कॉम्बिनेशन आता है ना, जैसे कि भाई कस्टोडियो के नाम से आता है ना, बहुत अच्छे रिजल्ट आपको इस टाइम पर देखने को मिलेगा। अगर आपके खेतों के अंदर भाई जलेबी रोग ज़्यादा दिखाई दे रहा तो उसके लिए आप अलग से मैं बता रहा हूँ, उसके अंदर आप कोनिका आता है ना, जो कोनिका जिसके अंदर कॉपर ऑक्सीक्लोराइड आता है, साथ ही उसके अंदर बैक्टीरियासाइड भी आता है ना, वो कॉम्बिनेशन आप ले सकते हो। इन्हीं के अंदर आप कोई कॉन्टैक्ट ले लेना, चाहे M45 या फिर प्रोपिनेब, वो मिलाकर आप स्प्रे कर लेना। आपके खेत में अगर जलेबी रोग होगा तो उसके ऊपर अच्छा आपको रिजल्ट दिखाई देगा। या फिर जलेबी रोग विशेष में बता रहा हूँ आप लोगों को स्पेशल, उसके अंदर आपको कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का स्पेशल अलग से आता है, जैसे कि सिंजेंटा का ब्लू कॉपर आता है। ब्लू कॉपर के साथ आप कोई भी बैक्टीरियासाइड लीजिए, जैसे कि वैलिडामाइसिन है, स्ट्रेप्टोसाइक्लिन की पुड़ी आती है ना पीले कलर वाली, वो आप ले सकते हो, बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा, उनमें से आप ले सकते हो। या फिर आपके खेत में चाहे जलेबी रोग हो, चाहे पीलापन हो, चाहे किसी भी तरह की फंगस हो, अल्टरनेरिया हो, चाहे वो पर्पल ब्लोच हो, किसी भी तरह की फंगस हो, इन सभी को एक झटके में जो खत्म करेगा, जैसे कि ब्रॉड स्पेक्ट्रम फंजीसाइड में बता रहा हूँ आप लोगों को, तो उनके अंदर आप टेबुकोनाजोल के साथ ट्राइफ्लोक्सिस्ट्रोबिन का कॉम्बिनेशन भी आप ले सकते हो, जो कॉन्टैक्ट वाले फंजीसाइड है ना,
जैसे कि प्रोपिनेब या फिर M45 वाला जो मैनकोजेब है उनके साथ, या फिर आप कस्टोडिया भी आप ले सकते हो जिसके अंदर एज़ोक्स्ट्रोबिन और टेबुकोनाजोल आता है, या फिर आप डाइफेकोनाजोल के साथ एज़ोक्स्ट्रोबिन भी ले सकते हो जो सिंजेंटा का एमस्टार टॉप आता है, या फिर आप कैब्रियो टॉप भी ले सकते हो। BASF कंपनी का कैब्रियो टॉप का भी रिजल्ट इस टाइम के ऊपर अच्छा दिखाई देगा आप लोगों को, लगभग 500 ग्राम पर एकड़ के हिसाब से आप ये भी ले सकते हो। तो ये तो कुछ हुए भैया इंसेक्टिसाइड और फंजीसाइड। अब बात आती है भैया हमारी फसल के अंदर तो बीमारियां है नहीं, अब हमें अपने साइज को मोटा करना है। मोटा साइज करने के लिए हमें क्या कुछ करना होगा? तो भाई 60-70 दिन के बाद अपने खेत के अंदर आपको एक तो कैल्शियम नाइट्रेट देना होगा। कैल्शियम नाइट्रेट 10 किलो पर पक्के बीघे के अंदर दे सकते हो, 15 से 20 किलो आप पर एकड़ भी दे सकते हो। 15 से 20 किलो तक ये डोज चली जाती है, हम अपने खेतों में डालते हैं। बाकी वैसे रेकमेंड डोज तो 10 किलो पर एकड़ की होती है। इसी के अंदर आपको बोरोन भी मिला लेना है, लगभग आधा किलो से 1 किलो। 20% वाला जो पाउडर फॉर्म बोरोन आता है वो भी आप मिला के अपने खेतों के अंदर छिटक सकते हो, या फिर ऊपर से आप NPK 05234 बहुत ही ज़बरदस्त रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। NPK 05234 के साथ आप बोरोन लीजिए, अगर पीलापन है तो आप चिलेटेड जिंक भी ले सकते हो। ये स्प्रे आप अपने खड़ी फसल के ऊपर कीजिए, नीचे से खाद डालिए। पहले स्प्रे आप इंसेक्टिसाइड फंजीसाइड का कीजिए, फिर ये स्प्रे आप NPK वाली कीजिए। डेफिनेट आपके अब की बार लहसुन की फसल ज़बरदस्त होगी, बहुत तगड़ी होगी, और कोई भी इस टाइम पर आपकी समस्या आ रही होगी ना वो एक झटके में खत्म हो जाएगी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, शेयर करो। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल भी सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।